सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं दिलीप शर्मा ज्ञान विविधि यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी का अजंत पुल्लिंग प्रकरण। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो अजंत पुल्लिंग प्रकरण है और व्याकरण सिद्धांत में जो अजंत पुल्लिंग प्रकरण है उन दोनों में भेद है। तो हम जो पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं सरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र तक। आज हमारा जो सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी के अजंत का वो है प्रथमयोः पूर्वशावर्णः। प्रथमयोः पूर्वशावर्णः। ये जो सूत्र है इसको आप देख सकते हैं कि इसकी जो वृत्ति होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि अगः प्रथमा द्वितीययोरचि पूर्वशावर्ण दीर्घ एकादेशः स्यात्। अर्थात अक्षेपरे अक है उसके पर में क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए। तो कहते हैं कि अक्षेपरे कौन सा अच होना चाहिए, तो वो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अक होना चाहिए प्रथम पूर्व में और पर में अच होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का। कौन सी विभक्ति का, प्रथमा और द्वितीय का। तो अगर अक से परे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अच हो तो उसको पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है। अर्थात आपके पास दो स्थिति होगी, मैं लिख के दे देता हूँ आपको अ प्लस अ। ये जो अ है ये कौन सा है, अक का है। ये जो अ है वो कौन सा है, अच का है। ये कौन सी विभक्ति का है, तो प्रथमा विभक्ति का मान लेते हैं हम। तो प्रथमा विभक्ति में होने से इन दोनों में जो ये वाला है इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ, और ये वाला हट जाएगा। तो ये जो है ये होता है पूर्व सवर्ण दीर्घ। इस सूत्र में आपको ये जो है प्रथमयोः, इसमें जो प्रथम और अयोः से द्वितीय विभक्ति का बोध हुआ है, प्रथमा और द्वितीय में पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है। आगे चलते हैं। आगे का जो अपना सूत्र है वो है नादिजी। क्या सूत्र है अपना, नादिजी। यह कहता है न अत इच, अर्थात अवर्णादिजी परे न पूर्व सवर्ण दीर्घ है। अवर्ण के पर में अगर इच हो तो उसको पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। कैसी स्थिति में, अ होना चाहिए, उसके पर में क्या होना चाहिए, इच होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो क्या है ये पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होने देता है, इच होना चाहिए। इच प्रत्याहार रहने पर ये क्या करता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध करता है। अर्थात ये क्या है, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण जो दीर्घ है, जो प्रथमयोः पूर्व सवर्ण जो सूत्र है इसका निषेधात्मक सूत्र है, ये निषेध करता है। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण का निषेध करता है। तो निषेध करता है तो जो दूसरा सूत्र है उससे अन्य कार्य हो जाएंगे। तो इसके बाद अपने जो रूप सिद्धि है वो देखते हैं। रूप सिद्धि है रामौ। ये क्या करता है, प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध करता है और अवर्ण से परे अगर इच हो तो उसको दीर्घ नहीं होता, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। तो रामौ जो रूप सिद्धि है वो हम देखते हैं राम। तो राम में जो है राम
पद धातु रह प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने से शु औजस इत्यादि जो सूत्र है इत्यादि नाम सूत्रेण, तो शु औजस में जो औ प्रत्यय है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद औ प्रत्यय प्राप्त होने के बाद स रूपाणाम एक शेष विभक्तों से ये राम राम ऐसी स्थिति होती है। ऐसे स्थिति में स रूपाणाम एक शेष एक विभक्तों से इन दोनों के स्थान में एक ही आदेश होता है, तो राम प्लस और ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो अपन जो प्रथमयो हो पूर्व सावर्ण है जो सूत्र है उसकी स्थिति अपने को प्राप्त हो रही है। राम में राम के में क्या है अ है और पर में क्या है औ है। तो औ क्या है अच के अंदर आता है। अच जो है वो स्वर है सारे अपने जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में जो है अ से लेके च तक के जो बीच के वर्ण आते हैं अ ई उ री दरी ए ओ ऐ औ, ये अच प्रत्याहार में आते हैं, अक प्रत्याहार में आते हैं अ ई उ री दरी। तो इनमें से अपने पास स्थिति प्राप्त है ये अक है और ये अच है। तो इसमें प्रथम यो हो पूर्व सावर्ण है जो सूत्र है उसे अपने को दीर्घ प्राप्त था, परंतु नादिची जो सूत्र है वो इसका निषेध कर देता है। नादिची से निषेध। मैं आपको रूप सिद्धि अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप अपन खुद प्रयास करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी। मैं आपको स्थितियां दिखा रहा हूँ कि किस स्थिति में जो सूत्र है कौन सा किस प्रकार कार्य करेगा। तो अपने पास ऐसी स्थिति आती है मैंने जो अ है और इस स्थिति में अपने को प्रथम यो हो पूर्व सावर्ण है जो सूत्र है उससे सावर्ण दीर्घ प्राप्त था, परंतु नाद जी ने इस सूत्र को बाध दिया, निषेध कर दिया। इस प्रकार की पूर्व सावर्ण नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इच के अंतर्गत आता है। तो यहाँ वृद्धि रेचि से वृद्धि होके जो है वृद्धि रेचि से वृद्धि होके रामो जो रूप बनता है। तो यहाँ प्रातिपदिक आदि संज्ञा करके सुबोध से अवृत्य लेके राम प्लस ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। प्रथम यो हो पूर्व सावर्ण सूत्र से यहाँ सावर्ण दीर्घ प्राप्त था, नादिशी ने बांध दिया। निषेध नादिशी ने इसका निषेध कर दिया। तो जो वृद्धि रेचि सूत्र है वृद्धि रेचि इस सूत्र से क्या हो जाएगी वृद्धि हो गए जो रामो है ये रूप सिद्ध हो जाता है। तो कहते हैं वृद्धि रेचि कहाँ कार्य करता है, तो कहते हैं अ वर्ण से परे अगर एच हो तो उसको वृद्धि हो जाती है। तो अपने को यहाँ स्थिति प्राप्त थी अ और एच। एच में आते हैं ए ओ ऐ औ, ये जो चार वर्ण है वो एच के अंतर्गत आते हैं। तो अ वर्ण से पर में अगर एच हो तो उसको वृद्धि हो जाती है। कौन से सूत्र से वृद्धि रेचि सूत्र से। तो अपने को यह स्थिति प्राप्त थी राम के मन में जो अ है ये अ वर्ण प्राप्त हो गया और पर में एच में जो एच का औ है वो उनको प्राप्त था। तो यहाँ पे क्या हो गई वृद्धि हो गई वृद्धि रेचि से और राम जो रूप है वो सिद्ध हो गया। आगे का सूत्र देते हैं आगे का सूत्र है बहुषु बहुवचनम। हे कहता बहुत्व विवक्षायां बहुवचनम स्यात्, अर्थात बहुत्व की विवक्षा होने पे बहुवचन हो जाता है।
बहुत्व विवक्षायां बहुवचनम स्यात्। बहुत्व किसे कहते हैं? अत्यधिकता, किसी की संख्या में अधिकता आना। जैसे एक में तो एक वचन हो गया एक, दो में दो वचन हो गया द्विवचन हो गया, दो में क्या हो गया? द्विवचन हो गया। और बहवः या त्रयः चत्वारि, ये सब क्या है? ये बहुवचन है। जैसे हमारे मारवाड़ी में कहते हैं बेजान जना आया, अर्थात बहुत अधिक लोग आए। तो बहुत अधिक लोग आने के अर्थ में बहुत्व की विवक्षा हो जाती है, और बहुत्व की विवक्षा होने से बहुवचन हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे अपना सूत्र है चुटु। ये जो सूत्र है ये कहते हैं प्रत्यादौ। प्रत्यादौ चुटु इतौ स्थः। चुटु, यहाँ आप देखेंगे तो चु और टू, इससे क्या होता है? च वर्ग, और ये क्या है? ट वर्ग। जहाँ कु चु टू तु पु, ये जो होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग। तो वैसे ही जो चु है यहाँ से च वर्ग लेना है और टू से ट वर्ग लेना है। तो क्या कहता है? क च वर्ग और ट वर्ग की क्या हो जाए? इत संज्ञा हो जाए। प्रत्यय के आदि में जो वृत्ति है वो देखना, प्रत्यादौ चुटु इतौ स्थः। अर्थात प्रत्ययों के आदि में जो च वर्ग और ट वर्ग है उसकी क्या हो जाए? इत संज्ञा। इत संज्ञा हो गया तस्य लोप से लोप होना चाहिए। तो यहाँ अपने पास जो है वो है जस प्रत्यय। अपन देखते हैं प्रत्यय आदि में, प्रत्यय के आदि में जो जस है, यहाँ देखो ज है, ये च वर्ग के अंतर्गत आता है। च वर्ग में तृतीय वर्ण है च, छ, ज। तो यहाँ ज जो है उसको इस सूत्र से क्या हो जाएगी? संज्ञा। संज्ञा होगी तस्य लोप से लोप होने पे अपने पास बचता है अस। अब ट वर्ग का एक उदाहरण लेते हैं। तो है तृतीय का एक वचन में जो टा प्रत्यय होता है टा, तो टा वर्ग का प्रथम वर्ण है ये टा। तो इसमें जो चुटु है इस सूत्र से क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा हो गई तस्य लोप से लोप होने पे क्या बचता है? उदाहरण देके समझा दिया है आपको अच्छे से। ये सूत्र समझ में आ गया होगा। ये ज्यादा क्लिष्ट भी नहीं है, बहुत ही आसान सूत्र है। आगे चलते हैं। आगे अपना सूत्र है विभक्ति च। ये जो है ये सूत्र क्या करता है, कैसे करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कहता है सुप्तिगन्तौ विभक्ति संज्ञौ स्थः। अर्थात सुप और तिंग में विभक्ति संज्ञा होनी चाहिए या होती है। सुप और तिंग में क्या होती है? विभक्ति संज्ञा होती है। विभक्ति संज्ञा होती है। सुप्तिगन्तौ विभक्ति संज्ञौ स्थः। ये इसकी क्या है? वृत्ति है। तो कहते हैं सुप और तिंग में विभक्ति संज्ञा होती है। अर्थात सु औजस प्रथमा, जो मैंने सूत्र में लिखाया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो वो इसी सूत्र से प्रतिपादन होता है उनका कि शुभ औजस इति प्रथमा। ये क्या? प्रथमा विभक्ति हो गई। अम औजस में द्वितीय विभक्ति हो गई। वो इसी सूत्र के द्वारा उसका निरूपण होता है। और यहाँ पे जो च है इसके ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी या क्यों किया गया है इस च को ग्रहण, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पुरुष और वचन संज्ञाओं का समावेश करने के लिए इस च का ग्रहण किया गया है। कई बार जो बड़ी कक्षाओं की परीक्षाएं होती है उनमें जो लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं उनमें ऐसे सूत्रों को पूछ लिया जाता है कि जैसे च लग रखा हो तो उसको कहेंगे इस च की निवृत्ति कहाँ से आई या इस च का प्रयोजन क्या हुआ यहाँ लगाने का। तो मैंने वो भी आपको बता दिया है कि जो पुरुष वह विभक्ति जो पुरुष और वचन संज्ञाएं होती है अर्थात पुरुष और वचन संज्ञाओं का समावेश करने के लिए इस च का ग्रहण किया गया है। आगे चलते हैं।
तो अपन जो कहते हैं कि सु औ जस ये प्रथमा में आएंगे, ऐसा कहना चाहिए। इसकी प्रथमा कैसे हुई? कहते हैं विभक्तिश्च सूत्र से सुप आदि प्रत्ययों, सुप और तिंग प्रत्ययों में क्या होती है? विभक्ति संज्ञा होती है। तो क्रमशः प्रथमा का जो सु औ, पहला जो प्रत्यय है वो सु है, दूसरा जो प्रत्यय है वो औ है, और तीसरा जो प्रत्यय है वो जस है। और एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करने के बाद जो क्रमशः आएगा वो होगी प्रथमा विभक्ति में ये प्रत्यय आएंगे। ये इसी सूत्र से प्रतिपादन होता है। आगे जो अपना सूत्र है वो है न विभक्तौ तुष्मा। न विभक्तौ तुष्मा ये जो सूत्र है क्या करता है, किस प्रकार करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि विभक्ति में स्थित ता और जो सकार है और मकार की इत संज्ञा नहीं होती है। तब सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होती है। न का अर्थ है नहीं होनी चाहिए। किसमें? विभक्ति में। क्या? तू शेता वर्ग सकार से दंते श और मैं से मकार को लेना चाहिए। इनमें क्या नहीं होनी चाहिए? विभक्ति में तकार त वर्ग शकार और मकार की संज्ञा नहीं होनी चाहिए, अर्थात त वर्ग शकार और मकार की संज्ञा नहीं होनी चाहिए। यह सूत्र यही कहता है। तो यहाँ जिसमें सकार का निषेध करता है, अर्थात जो अपने पास जिस प्रत्यय है उसमें ये जो सकार है इसको हलंत्यम है, जिसके हलंत्यम जो सूत्र है इससे इत संज्ञा प्राप्त हो रही थी, परंतु न विभक्तौ तुष्मा जो सूत्र है यह कहता है कि विभक्ति में तका त वर्ग शकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होनी चाहिए। शकार कौन सा? जो दंत्य शकार है उसकी इत संज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ जिसमें जो हलंत्यम से शकार को इत संज्ञा प्राप्त थी वो इसको बाद देता है और जिसका जस ही रहता है। अपने पास आगे का जो है उदाहरण रूप सिद्धि वो मैं आपको समझाता हूँ। अपने पास रूप सिद्धि है रामाः अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। बहुसु बहुवचनम से बहुत्व की विवक्षा में रामाः सर्वबाणाम एक से एक विभक्तों से एक विभक्त करके सुवजस इत्यादि से जिस प्रत्यय करके राम प्लस जस ऐसी स्थिति अपने पास प्राप्त होती है। राम प्लस जस ऐसी स्थिति हमारे पास प्राप्त होती है। तो ये जस है इसके सह तो हलंत्यम से संज्ञा प्राप्त थी, परंतु नया विभक्तौ तुष्मा सूत्र ने उसका बाद दिया, बाद करके शकार का जो है वो लोप नहीं होने दिया। तो यहाँ चुटू से तो चुटू सूत्र है अपना, उससे जकार की जो क्या इत संज्ञा हो गए तस्य लोप से लोप हो गए राम प्लस एस ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। राम प्लस एस तो यहाँ राम के मैं में जो अ है और पर में जो अ है, पर में जो अस का अ है, ऐसे में अपन लोगों को जो क्या है आद गुण सूत्र से गुण प्राप्त था। क्या था? गुण प्राप्त है। देखिएगा, इसको स्थिति समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही अच्छी बातें बताई गई है इसमें। तो राम प्लस एस, तो यहाँ पे जो मकार का अकार है और एस का जो अ है इन दोनों को
आदिगुण से गुण है, गुण की प्राप्ति हो रही है। आदिगुण क्या करता है? अवर्ण से परे अच होने पर गुण करता है, अर्थात अवर्ण के पर में अच हो तो उसको गुण करता है। तो यहाँ आदिगुण से गुण प्राप्त हो गया अपने को। तो उसके बाद आता है अकह सवर्णिक दीर्घ। आदिगुण है, इससे हम लोगों को गुण प्राप्त था, परंतु अकह सवर्णिक दीर्घ आगे कहता है कि अकार से परे अगर सवर्ण अच हो तो उसको दीर्घ करूंगा। अकह सवर्ण क्या कहता है आगे इस आदिगुण को कि भाई तू कार्य नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि अकार से मेरी जो स्थिति है वो यह है, अकार सवर्णिक दीर्घ की जो स्थिति है वो यह है कि अकार से पर में अगर सवर्ण अच हो तो उसको सवर्ण दीर्घ करता है। तो आदिगुण का निषेध करने के लिए अकार सवर्ण दीर्घ पहुंच गया। बोलता है कि जो आदिगुण है उसको मैं अकार सवर्ण दीर्घ से दीर्घ, अकार जो आदिगुण से गुण नहीं होने दूंगा, इस स्थिति को मैं अपने आप से दीर्घ करूंगा। तो इसको निषेध कर देता है, निषेध करके अकार सवर्ण दीर्घ आगे बैठ जाता है। अकार सवर्ण दीर्घ ये आके बैठ गया। बोलता है इसमें तो मेरी स्थिति प्राप्त हो रही है तो मैं ही इसको दीर्घ करूंगा। तो अकार सवर्ण दीर्घ की भी स्थिति प्राप्त हो रही है, अ प्लस अ, अर्थात अ वर्ण से पर में अगर सवर्ण अच हो तो उसको दीर्घ हो जाता है। तो अकार सवर्ण दीर्घ आके बैठ गया। जितने में पीछे जो भाग का वाक्य आ रहा है प्रथमयो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ, वो कहता है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में तो भैया मेरा अधिकार है, कहता है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में मेरा अधिकार है। तो प्रथमा और जो हमने प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र पढ़ा था उसमें कहता भी है कि अक्षय पर में अगर अच हो किस स्थिति में, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में, तो उसको मैं तो पूर्व सवर्ण करूंगा। तो यहाँ पर बोलता है कि सवर्ण दीर्घ को भैया आपको यहाँ नहीं करने दूंगा, यहाँ तो मैं ही कार्य करूंगा। तो यहाँ अपना जो प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण सूत्र है, प्रथमयो पूर्व जो सवर्ण सूत्र है उस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ होके तो ये दोनों में जो मैं का जो आकार है वो दीर्घ हो जाएगा और ये हट जाएगा। तो रामा ऐसी स्थिति अपने को प्राप्त हो गई। इसका निषेध किसने किया? आदिगुण का निषेध किसने किया? अकार सवर्ण दीर्घ ने। और अकार सवर्ण दीर्घ का निषेध किसने किया? प्रथमयो पूर्व सवर्ण ने। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण जो सूत्र है उससे प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ से रामा समय जो है राम प्लस अस इस स्थिति में जो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो अपने पास रामाशय ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई। तो अब इस स्थिति में जो है ससजुषो रू सूत्र से शकार को क्या होता है? रू आदेश होता है, रुत्व कर देता है। ससजुषो रू से यहाँ पे क्या हो गया? रामा और रू ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई। तो यहाँ जो उकार है उसको उपदेश अनुनासिक संज्ञा हो गया, तस्य लोप ऐसे लोप हो गया। अपने बाद स्थिति बचती है रामा र। तो खरवशानयो सूत्र है, खरवशानयो विसर्जनीय, इस सूत्र से इसको क्या हो जाएगा? र को विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग होने पे रामा जो रूप है वो बन जाएगा। इस सूत्र से रामा रूप सिद्ध हो जाता है। आगे की ओर चलते हैं। आगे जो अपना सूत्र है वो है एक वचनम संबुद्धि। एक वचनम संबुद्धि। एक वचनम संबुद्धि।
ये जो सूत्र है ये क्या करता है, यह कहता है संबोधने प्रथमया एकवचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। अर्थात संबोधन में जो प्रथमा एक वचन है उसको क्या करता है, संबुद्धि संज्ञा करता है। तो ये जो है संबोधन में संबुद्धि संज्ञा करता है प्रथमा के एक वचन को। आगे चलते हैं, आगे अपना सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम। विधि तदादि प्रत्यंगम। ये जो सूत्र है ये अपना नेक्स्ट सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम। ये क्या करता है, जो प्रत्यय जिस शब्द का विधान करते हैं, जो प्रत्यय जिस शब्द का विधान करते हैं, जो प्रत्यय जिस शब्द का विधान करते हैं वह शब्द आदि में है जिसके। अर्थात जो प्रत्यय जिस भी शब्द का विधान करते हैं वो आदि में होना चाहिए। वो शब्द वह शब्द आदि में हो जिसके, ऐसा शब्द स्वरूप उस प्रत्यय का अंग संज्ञक होता है। अर्थात जो भी प्रत्यय हो, जिस भी शब्द का विधान करते हो, वह शब्द उसके आदि में होना चाहिए। ऐसा जो शब्द स्वरूप होगा उसको क्या होगी, अंग संज्ञा हो जाएगी। मतलब जो भी प्रत्यय हो, जस अस जस सस औ औट, जो भी प्रत्यय हो वो जिस भी शब्द का निर्माण करते हो, जैसे जस से रामाः सस से रामान रूपंत है, जिस भी शब्द का विधान करते हो उस शब्द के आदि में हो ऐसा जो शब्द स्वरूप है उसको क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा हो जाएगी। अर्थात ये क्या करता है, अंग संज्ञा करता है। ये क्या करता है, ये अंग संज्ञा करता है। अर्थात ये अंग संज्ञा विधायक सूत्र है। आगे चलते हैं, ये कहाँ कैसे कार्य करेगा वो मैं जिस प्रसंग में जो रूप सिद्धि आएगी उन्हीं में आपको बताता जाऊंगा। आगे अपना सूत्र है एंग रस्वात् संबुद्धे। एंग रस्वात् संबुद्धे। एंग रस्वात् संबुद्धे, ये जो सूत्र है ये कहता है एंग और ह्रस्व में संबुद्धि के हल का लोप नहीं होना चाहिए। एगंत अंग में, एगंत अंग और ह्रस्वांत अंग में, एगंत अंग और ह्रस्वांत अंग में, ह्रस्वांत अंग पर, ह्रस्वांत अंग परे, अर्थात ह्रस्वांत अंग जो है उसके परे जो भी संबुद्धि है उसके हल का लोप नहीं होना चाहिए। संबुद्धि के हल का लोप न हो, नहीं होना चाहिए। एंग से पर में, एगंत और ह्रस्वांत अंग के पर में जो भी संबुद्धि
होना चाहिए। तो अपनी जो रूप सिद्धि है वो देखते हैं। संबुद्धि संबोधन जैसे संबुद्धि करके एक वचन में जो संबोधन में जो अष्टमी विभक्ति है अपने संबोधन, उसके बारे में जो रूप सिद्धि है वो है हे राम, हे राम। तो यहाँ राम शब्द लिया, राम में संबोधन है जैसे प्रथमा करके एक वचन संबुद्धि से एक वचन में संबुद्धि संज्ञा करके एक वचनम संबुद्धि से क्या हुई, संबुद्धि संज्ञा हुई। क्या हुई, संबुद्धि संज्ञा हुई। संबुद्धि संज्ञा होने पे द्वयोवचन एक वचन से एकत्व की विवक्षा में एक वचन करके सुबोध से औप्रत्यय सुप्रत्यय किया, सुबोध से एक वचन में जो है सुप्रत्यय कर दिया। तो अपने पास स्थिति आई राम प्लस सु, राम प्लस सु। तो यहाँ पे जो सु है उसको शकार आदेश हो जाएगा। इसका उपदेश से इत संज्ञा करके हत से लोप करके राम प्लस ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। राम प्लस ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। एक वचन में संबुद्धि संज्ञा हमने कर ही ली है, तो संबुद्धि संज्ञा के उपरांत जो है वो होगा ये समाज प्रत्यय दादी प्रत्यंगम, जो हम इससे पहले वाला सूत्र है उससे क्या हो जाएगी, संबुद्धि संज्ञा के बाद अंग संज्ञा। आप यदि ये संबुद्धि संज्ञा इस स्थिति में करते हैं तो उसके पर तुरंत बाद अंग संज्ञा करनी चाहिए। तो संबुद्धि संज्ञा से पहले शोध इत्यादि प्रत्यय करके संबोधन सूत्र से प्रथमा विभक्ति करके और एक वचन संबुद्धि से शुभ प्रत्यय के बाद में एक वचन संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा की, उसके बाद अंग संज्ञा की। मैंने यह पहले लिख दिया है, तो आप इसको बाद में यही ले। अंग संज्ञा की, अंग संज्ञा करने के बाद एंकर सवाल संबुद्धि से जो ये हल है इसका लोप हो। जो इसका एंकर सवाल संबुद्धि क्या कहता है, जो संबुद्धि के पर में हल है, हल का लोप होना चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। मैंने पहले गलत बोल दिया था, उसके लिए माफी चाहता हूं। हल लोप हो, ये दो सूत्र है एंकर सवाल संबुद्धि, इससे ये जो हल है संबुद्धि का उसका लोप हो जाएगा। इस सूत्र से एंकर सवाल से इस पर मैंने ऊपर लिख रखा, आप इससे लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, लोप होने पे राम ऐसी स्थिति अपन लोगों को मिल जाती है। तो कहते हैं हे दो शब्द है, हे अरे अहो भो ऐसे शब्दों को संबोधन में लगाने की परंपरा है। तो हे शब्द लगा के हे राम रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार हे रामौ, हे रामाहा, ये जो रामौ और रामाहा है ये यथावत रामौ जो है द्विवचन की तरह रूप बन जाएगा और रामाहा का बहुवचन की तरह रूप बन के हे का प्रयोग करके अपन हे राम, हे रामौ, हे रामाहा ये तीनों रूप सिद्ध कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे का जो अपना सूत्र है वो है अमी पूर्व, जो कि आज का अंतिम सूत्र है। अमी पूर्व, अमी पूर्व ये क्या करता है, अकौम्य अक्षय पर में अगर अक परे संबंधिना संबंधी अच्छा हो तो अच्छा हो तो पूर्व रूप करता है, पूर्व रूप हो। ये सूत्र क्या करता है, ये कहता है अक्षय पर में, अक के पर में अगर अम के संबंधी अच्छा हो तो उसको क्या करता है, पूरा रूप हो जाता है। अपनी जो रूप सिद्धि है इस सूत्र की वो है रामम।
तो रामम जो है उसमें राम प्लस अम प्रत्यय होता है, अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक इत्यादि संज्ञा करके एक वचन की विवक्षा करके एक वचन करके जो द्वितीय विभक्ति का अम है वो प्रत्यय आ जाएगा सुबह जस सूत्र से। तो राम प्लस अम ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। इस स्थिति में अपन को बहुत सारी स्थितियां होती है, दीर्घ गुण सवर्ण दीर्घ इत्यादि की जो प्राप्त होती है उसमें देखते हैं कैसी कैसी स्थितियां प्राप्त है। राम अ प्लस अम, तो ये राम का जो मैं का आकार है और अम का जो आकार है इन दोनों को आदि गुण से गुण प्राप्त था। क्या कहता है आदि गुण जो कहता है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अक्ष अवर्ण से परे अगर अच हो तो उसको गुण करता है। यहाँ अवर्ण के पर में अच है तो इसको आदि गुण से गुण प्राप्त था, तो उसको बाध दिया, आदि गुण को गुण बाध कर श्रवण दीर्घ हुआ। आकाश श्रवण दीर्घ से आकाश श्रवण दीर्घ क्या करता है, आकाश श्रवण दीर्घ कहता है अगर अवर्ण के पर में अगर श्रवण अच हो तो उसको श्रवण दीर्घ होता है। तो ये श्रवण दीर्घ हो रहा था उसको अतो गुणे ने बाध दिया, अतो गुणे से पर रूप हो रहा था। अतो गुणे जो सूत्र है उससे क्या हो रहा था, पर रूप हो रहा था। तो भागा भागा पूर्व आया और बोला कि भैया ये तो हमारी स्थिति है, यहाँ तो मैं कार्य करूंगा क्योंकि अक वर्ण से अक से परे जो अम संबंधी अच होगा उसको तो पूर्व रूप ही होगा। तो यहाँ अक की स्थिति और अम पूर्व अम का जो अम है वो अच संबंधी है, तो यहाँ पे अमी पूर्व से इस पर रूप को बाध कर अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया। अमी पूर्व है तो इससे पूर्व रूप हो गया क्या बना, रामम। पूर्व रूप था दो स्थितियां होती है अ और अ, इनमें से जो पहले वाला होगा वो हो जाएगा, इसमें गुण भी नहीं होगा, दीर्घ भी नहीं होगा, वृद्धि भी नहीं होगी। जो पहले वाला सूत्र है, जो पहले वाला शब्द है, सूत्र में शब्द है तो उसके समान ही कार्य हो जाएगा। तो ये अ बच जाएगा, ये हट जाएगा, तो रामम जो रूप है वो अपने पास मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको जो आज का प्रसंग है वो पूर्णतया समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कुछ सूत्रों के साथ अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अगले वीडियो आप इसे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।